उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीनों का समय बाकी है, लेकिन चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। माना जा रहा है कि अगर मामला सुलझाया नहीं गया तो ओम प्रकाश राजभर की गिरफ्तारी हो सकती है। आखिरकार क्या है वो मामला जिसमें ओम प्रकाश राजभर फंस चुके हैं? चलिए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। राजभर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए राजभर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। ये मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणियों से जुड़ा हुआ है। आप समझिए कि गैर जमानती वारंट एक गंभीर कानूनी प्रक्रिया है जिसमें पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि आरोपी को गिरफ्तार कर सीधे अदालत में पेश किया जाए। इस स्थिति में आरोपी को तुरंत जमानत मिलने की गारंटी नहीं होती और कोर्ट के सामने पेश होने के बाद ही अगले चरण की प्रक्रिया तय होती, यानी कि कार्यवाही अगले दौर की जारी होती। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस पर आरोप होता है वो अदालत द्वारा जारी समन को नजरअंदाज करता है, कोर्ट में पेश नहीं होता है। और ऐसा ही ओम प्रकाश राजभर के साथ हुआ है। क्या है पूरा मामला? मामला 17 मई 2019 का है, जब देश में लोकसभा चुनाव का शोर था। मऊ के रतनपुरा बाजार में सुभाषपा की एक चुनावी जनसभा आयोजित की गई थी। उस समय ओपी राजभर भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे। आरोप था कि मंच से जनता को संबोधित करते हुए राजभर ने अपना आपा खो दिया और भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। अभियोजन के अनुसार राजभर ने न केवल गाली गलौज की बल्कि कार्यकर्ताओं को जूते मारने तक की धमकी दी। इस भड़काऊ भाषण का संज्ञान लेते हुए तत्कालीन उप निरीक्षक रुद्रभान पांडे ने उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और आचार संहिता उल्लंघन की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी। कोर्ट से वारंट की वजह। पुलिस ने इस मामले की गहन विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत में विचाराधीन है। कोर्ट ने राजभर को कई बार समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन कैबिनेट मंत्री लगातार अदालती कार्यवाही से बच रहे थे। 29 अप्रैल को सुनवाई के दौरान जब ओम प्रकाश राजभर फिर से अदालत में उपस्थित नहीं हुए तो जज डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह ने इसे गंभीरता से लिया। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने अब अगली सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख मुकर्रर की है। राजनीतिक गलियारों में हलचल। वर्तमान में ओपी राजभर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और उनकी पार्टी सुभाषपा अब भाजपा की सहयोगी है। ऐसे में अपने ही गठबंधन के पुराने कार्यकर्ताओं को जूते मारने की धमकी वाला ये मामला दोबारा चर्चा में आने से राजभर और भाजपा दोनों के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई। जानकारों का मानना है कि 16 मई को राजभर को कोर्ट में हाजिर होना ही पड़ेगा। हाजिर होकर अपनी उपस्थिति पेश करनी होगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सदन में सपा ने भी राजभर को घेरा। ये सुबह को रहते हैं भाजपा में, शाम को जाते हैं समाजवादी में और अभी इनकी रैलियों में अरे सुन लो हमारा टाइम नहीं कम होगा, ध्यान रखना। ये 8 मिनट निश्चित है अतुल जी। ये माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसी शख्स ने वर्तमान मुख्यमंत्री को चप्पलों से पीटने की बात की थी। ये वो शख्स हैं जब समाजवादी के मंच पे थे तो क्या क्या बात प्रधानमंत्री जी के लिए और मुख्यमंत्री के लिए बोलते थे, ये पूरा देश इन्हें देखा है। और इन लोगों को शर्म नहीं आती पिछड़ों की बात करते हुए
ये वो पिछड़े लोग हैं जो पिछड़ों की बात माननीय करते जी, हैं ये और जो भाषा पिछड़ों आप को बोल धोखा रहे देने का हैं, काम करते हैं इसको सर माननीय। नहीं, इसको और निकाल दिया ये जाए। हमारे नेता के ये तरीका नहीं है माननीय। आप इस तरह की भाषा कृपया करके विधानसभा में इस्तेमाल ना करें और जो भी आपत्तिजनक शब्द अतुल प्रधान जी द्वारा महिला सशक्तिकरण विषय है, जी माननीय महिला सशक्तिकरण विषय है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये अतुल प्रधान जी द्वारा जो भी असंसदीय भाषा बोली गई है उसे रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए। मैं समाजवादी पार्टी के साथियों से कहना चाहती हूँ कि हम टॉपिक पर रहें। ये भाषा ये निकाल दे माननीय, जी मैंने बोल दिया है। ये निकाल दें। अभी इनसे पहले या तो अतुल प्रधान जी बोलेंगे या तो आप सब लोग बोलेंगे, ऐसे नहीं विधानसभा चलेगी। मुझे आप बोलने दो। अरे मैं साथ ही अतुल जी सक्षम है अपनी बात रखने के लिए, अगर वो असक्षम है तो आप जवाब दे दीजिए उनकी जगह। अधिष्ठाता महोदय बैठे, माननीय अधिष्ठाता महोदय, इससे पहले एक और मंत्री जी बोल के गए, नंगा शब्द बोलेंगे, रेप बोलेंगे, अपने आप धर्मात्मा बनेंगे और सबसे लूट मचाएंगे। इनके डिपार्टमेंट में खुली लूट मची हुई है, उसके बारे में गुणगान करेंगे नहीं। जेई से लेकर एएमए से लेकर बाबू से लेकर ये पैसा खाएंगे और दूसरे का अपमान करेंगे। और अतुल जी मुझे लगता है कि जो सब्जेक्ट है वो महिला सशक्तिकरण का। ये इनसे महिला देखिए आरक्षण विषय पर पर बोले, विषय हमने फिर महिला कहा आरक्षण पर आ जाते कि हैं। महिला सशक्तिकरण पे बोले, महिला सशक्तिकरण पे बोले। अगर महिला सशक्तिकरण पे आपके पास बोलने को कुछ है अतुल जी तब आप बोलें, अन्यथा अगर ओम प्रकाश जी पर ही आप बोलना चाहते हैं तो किसी और दिन डिबेट कर लेंगे। आज सिर्फ महिला की बात होनी चाहिए। दीदी आप आ जाए, नहीं तो मुझे लगता है मुझे दूसरे किसी को बुलाना पड़ेगा। मैं आपके ये मत कहिए दूसरे ये को नहीं बुलाना चलेगा। पड़ेगा। ये मत कहिए, क्योंकि पहले वो बोल चुके हैं अफसर। मैं मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, महिलाओं के सम्मान में नारी मां है, नारी बहन भी है, नारी घर को चलाने वाली गृहिणी भी है। और हम लोग जब नारी बंधन की बात करते हैं, खास तौर से भाजपा की तरफ से सुनते हैं, तो इन लोगों ने तो ऐसा कर रखा है कि जो महिला पिछले 35 साल से इंसाफ मांग रही हैं, उन्हें आज तक इंसाफ ही नहीं मिल पाया। गुजरात से लेकर जगह जगह घूमती हैं हमारी माता समान, प्रधान सेवक के घर से, परिवार से, और उन्हें आज तक सम्मान नहीं दे पाए। इतना झूठ, इतना असत्य, इतना असत्य है इस महिला आरक्षण पर ये भाजपा की सरकार बोल रही है। 2023 में आप महिला आरक्षण बिल लेके आए, समाजवादी पार्टी सहित पूरी विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन किया और कहा कि महिला आरक्षण पर 33% आरक्षण का हम सब समर्थन करते हैं। और 19 सितंबर 2027 में उसका समर्थन कर दिया, वो बिल पास हो गया। 2 साल नहीं 3 साल लगभग ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोती रही, लेकिन इसने एक भी बार करवट नहीं ली। लेकिन जैसे ही पश्चिम बंगाल में चुनाव आया तो इनको याद आया कि महिला आरक्षण के नाम पर 2-2 तीर, एक तीर से 3-3 निशाने लगा लो। एक पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत लो और दूसरा परिसीमन में गड़बड़ी करके आप जो है 850 सीट बताकर और धोखा देने का काम पूरी डेमोक्रेसी कर दो। ये पूरा भूगोल बदलना चाहते थे मान्यवर, और इनको पता था कि 2/3 बहुमत के बिना ये उस बिल को पास नहीं कर सकते। लेकिन पूरे देश की आंखों में धूल झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वहां पर खड़े होकर माननीय अखिलेश यादव जी ने जब बात कही कि पिछड़ी नारियों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो सारे नेताओं को सांप सूंघ गया। यही जो आदरणीय मंत्री जी हमसे पहले, उससे पहले बोल के गए, पिछड़ों के आरक्षण के नाम पर नेता बने और आज उन्हीं के आरक्षण के नाम पर बात करने से चूक रहे हैं, पीछे छूट रहे हैं, उनकी बात नहीं करते लोग। महिला आरक्षण में पिछड़ों का आरक्षण हो, पिछड़ी महिलाओं का आरक्षण हो, यह समाजवादी पार्टी चाहती है। समाजवादी पार्टी चाहती है हमारी मुस्लिम बहनों को उसमें आरक्षण मिले, हमारी दलित बहनों को उसमें आरक्षण मिले, समाजवादी पार्टी चाहती है। और हम फिर ये बता दें कि आपके जो मंसूबे हैं ये सब समझ गए हैं। ये जो सैर सपाटा है
इस सैर सपाटे में जहां पश्चिम बंगाल में फुटबॉल खेल रहे हैं, ये जानमुड़ी की बात कर रहे थे, जानमुड़ी की, ये 10 रुपए वाली चीज पहली बार खरीदी है, वरना सब कुछ बेचा ही बेचा तो है। पोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, बीएसएनएल को लाइन में लगा रखा है, रेलवे को लाइन में लगा रखा है, सबको बर्बाद करने पर तुले में। और बात करते हैं आरक्षण की, और ये वो लोग महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं जिनकी उत्पत्ति ऐसे संगठन से हुई। इनका मात्र संगठन आज तक एक नारी को अपने संगठन में जगह नहीं दे पाया, वो उसकी बात करते हैं। आज तक उसमें यह चीज चलती है इनके मात्र संगठन में कि जो शादी नहीं करेगा उसको ज्यादा लंबा प्रचार तंत्र देने का काम किया जाएगा। अरे बता दो कोई, जो संगठन आप दुनिया में सबसे बड़ा बताते हो उसमें एक कोई नारी हो तो उसका नाम कोई हमें भी बता दे भाई, उसकी बात करते हो आप लोग। और ये सारा का सारा एक चीज पर धरा रह गया। एप्स्टीन फाइल का नाम तो हम सब लोगों ने सुना है। उस एप्स्टीन फाइल के वो मंत्री आज भी मंत्री केंद्र में बने बैठे हैं, और इससे शर्म की क्या बात होगी कि पूरा नाम उनका आने के बाद में और देश के प्रधान सेवक का नाम उसमें आने के बाद में आज तक वो अपनी गद्दी पर बैठे हैं। इसको शेम करना चाहिए इन लोगों को। बात कर रहे थे, अभी चर्चा चल रही थी किस चीज की। हमने देखा जब पहलगांव हुआ, पहलगांव में हमारी बहन जो पहलगांव की जो वहां पर उनके पति शहीद हो गए, उसका अपमान किसने किया। और उस पहलगांव की जब यहां पर आपने पढ़ा पाकिस्तान से जो अमेरिका के कहने से पीछे हट गए, जिसमें कर्नल सोफिया जिसने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने मीडिया के सामने आई और सेना का मानव मनोबल बढ़ाया, उस कर्नल सोफिया का अपमान अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। आपको शर्म आनी चाहिए। यही जगह है और यही आपका उत्तर प्रदेश है जहां हाथरस में मनीषा वाल्मीकि, जहां उन्नाव में कुलदीप सेंगर, वहीं पर चिन्मयानंद, यहीं पर जो अभी विश्वकर्मा बेटी की बात कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो उस बेटी की हत्या को आज अपना जस्टिफाई कर रहे हैं और सरकार को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कंक्लूड करें मानव पूरा समय जान दीजिए। आपने 20 सेकंड है, 2 मिनट ज्यादा दिए। 20 सेकंड है, 20 सेकंड है। अतुल जी समय जा रहा है। आज कुशवाहा की बेटी का अपमान इन्होंने करने का काम माननीय किया। मंत्री जी, आज हरदोई में नहीं है अखिलेश यादव जी, और ये लोग सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, मलाई चाटने के लिए समय ओपी राजभर के विवादित बयान। ओम प्रकाश राजभर हर रोज किसी न किसी नेता के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज की बात है, पिछले कई सालों से उनके बयानों से विवाद उत्तर प्रदेश में होता रहा है। पहला, अगर शराब मिले तो पी लो, वोट अपने मन से देना। दूसरा, 100 रुपए में पंडित का लड़का रसगुल्ला खाएगा, राजभर का लड़का नकली कट्टे से प्रैक्टिस करेगा। तीसरा, 2018 में राजभर ने कहा था कि सबसे ज्यादा शराब यादव और राजपूत पीते हैं। चौथा, एक कार्यक्रम के दौरान ओपी राजभर ने कहा था कि सदन में 90% पागल बैठे हैं। पांचवा, मैं योगी के बाद यूपी में दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर नेता हूँ। छठा, पीला गमछा पहनकर थाने जाओ, कोई नहीं रोकेगा। सातवां, मोदी योगी की लहर यूपी में खत्म हो गई है। ओपी राजभर की राजनीति में पहचान। ओम प्रकाश राजभर का जन्म 15 सितंबर 1962 को वाराणसी क्षेत्र में हुआ। वे राजभर समुदाय से आते हैं। वे पूर्वांचल के कई जिलों में प्रभावशाली माने जाते हैं। गांव देहात की राजनीति, जातीय समीकरण और पिछड़ी जातियों के मुद्दों पर उन्होंने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की है। राजभर ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांशीराम और मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी से की। वे बीएसपी में जब थे वाराणसी जिले के जिला अध्यक्ष भी रहे। 1991 और 1996 में उन्होंने बीएसपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा, हालांकि वो जीत नहीं पाए। इन चुनावों ने उन्हें पूर्वांचल में एक पहचान जरूर दिलाई, बेशक वो जीते ना। 2002 में बीएसपी से टिकट ना मिलने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने 27 अक्टूबर 2002 को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा की स्थापना की।
पार्टी का नाम राजा सुहेलदेव के नाम पर रखा गया, जिन्हें राजभर समाज वीर योद्धा के रूप में माना जाता है। 2017 विधानसभा चुनाव राजभर के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और एनडीए का हिस्सा वो बन गए। भाजपा को पूर्वांचल में गैर यादव ओबीसी वोटों की जरूरत थी और राजभर इस रणनीति में फिट बैठ गए थे। सुभाषपा ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और भाजपा की भारी जीत के बाद राजभर को योगी सरकार में मंत्री बना दिया गया। उन्हें पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन विभाग जैसे मंत्रालय में। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान राजभर और भाजपा के रिश्ते खराब हुए। उन्होंने खुलकर भाजपा के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए और कई सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ माहौल बना दिया। इसके बाद मई 2019 में योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया। ये घटना उनके राजनीतिक करियर का बड़ा मोड़ थी। 2021 में राजभर ने भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। उन्होंने अखिलेश यादव के साथ मिलकर 2022 विधानसभा चुनाव लड़ा। सुभाषपा ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटों पर जीत मिली। इसे राजभर की बड़ी राजनीतिक सफलता माना गया। इस दौरान वे भाजपा पर सबसे आक्रामक हमले करने वाले नेताओं में शामिल रहे। 2023 में फिर से उनके भाजपा के करीब आने की खबरें शुरू हो गई। आखिरकार वे दोबारा एनडीए में लौट आए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें फिर योगी सरकार में मंत्री बनाया गया। ये वापसी बताती है कि भाजपा अब भी पूर्वांचल में राजभर वोट बैंक को महत्वपूर्ण मानती है, लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। तभी तो उन्हें पलटू राम कहा जाता है। उन्हें ये कहा जाता है कि सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए दलों को बदलते रहते हैं, कभी लोकसभा चुनाव में तो कभी विधानसभा चुनाव में। अब उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। अगर कार्यवाही में सहयोग ओम प्रकाश राजभर ने नहीं दिया, अदालत वो नहीं पहुंचे, तो उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित है। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ क्या करेगी, ये देखना काफी अहम हो जाएगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, इतना भर काफी नहीं। इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को कई बार ललकारते हुए भी नजर आए। 27 में अगर मुश्किल पैदा करेंगे ओम प्रकाश राजभर, तो भाजपा कैसे साथ देगी, ये सवाल बन जाता है। इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय हो सकती है? क्या ओम प्रकाश राजभर गठबंधन भी तोड़ेंगे और फिर से दल भी बदलेंगे? और क्या ये जो वारंट जारी हुआ ये हट पाएगा या फिर इसमें भी फंस जाएंगे? क्या लगता है? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।